Hello dear friends, I am Kirt Kumar Mishra and welcome to my KK Study channel. So guys, today I will discuss about chemical reaction and equation के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने इससे रिलेटेड चैप्टर जो था उसमें थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दी थी। आज मैं इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करूँगा जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को आपके मेरा वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में इसके पहले मैंने बता दिया था। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 4। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर इस चैप्टर का डाल दिया है, तो उसे भी आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज मेरा रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री का। इसका मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज आखिरी वीडियो है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने हेडिंग के माध्यम से ही जान गए होंगे कि आज क्या होने वाला है इस क्लास में। तो आज इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिस्ट्री के पहले लेसन के बारे में चर्चा होगी, जो 5-6 नंबर का आता है पेपर में, और उस प्रश्न के बारे में चर्चा होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसका क्वेश्चन एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम थ्योरी के माध्यम से ही आप लोगों को बता दे रहे हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उस पर जो वायुमंडल में जो रहता है जब वो, तो उसके ऊपर उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। तो जब उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस पर परत चढ़ जाती है तो वो ऑक्सीजन की परत जो उस पर चढ़ी रहती है तो वो इससे अभिक्रिया नहीं कर पाता है। क्या कहते हैं कि अग्नि से वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को। तब वो हमारे पास जो है वो जलाने के लिए उपयुक्त हो पाता है। तो उसको इसीलिए हम उसको मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं, क्योंकि तो इसका आप सटीक उत्तर दे सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ इसलिए किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और इसलिए उसे साफ़ किया जाता है। तो यह था पहला क्वेश्चन। अब है दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। हमारे पास अभिक्रिया दी गई है, तो इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका समीकरण हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो हाइड्रोजन का हमारे पास प्रतीक होता है H2 प्लस क्लोरीन का होता है Cl2। तो इसकी जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, यानी HCl बनेगा। तो अब हम इसे संतुलित हमें करना है। तो जब हम हाइड्रोजन का H2 लिखेंगे और Cl का क्लोरीन का Cl2 है, तो मैंने यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं और क्लोरीन के भी परमाणु 2 हैं, और यहाँ पर जो है वो एक परमाणु है। तो इसके लिए हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, तो हमारा ये दोनों तरफ परमाणु जो है वो बराबर हो जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, इधर भी क्लोरीन के 2 थे परमाणु और इधर भी क्लोरीन के 2 परमाणु हो चुके हैं। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। तो ये हो गया पहला हमारा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसकी जब हम क्या कराते हैं तो हमारे पास बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक एक कर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। भी यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास लगा है बोर्ड में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं।
तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनकर आएगा। तो इसकी हम देखते हैं कि इस रासायनिक समीकरण हम इसका कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल लिख लीजिए। यहाँ पर हल बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का हमारे पास होता है प्रतीक Ba और क्लोराइड का होता है Cl2। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al और सल्फेट का SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसकी जब हम क्या करेंगे तो हमारे पास बनकर आएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम SO4 BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2AlCl। अभी यहाँ पर लिख दें भैया, तो हमें इसको संतुलित ही करना है। तो अभी आगे बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, ये शब्द समीकरण के रूप में था, इसको मैंने प्रतीकात्मक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब इसको हम देखेंगे इसको कैसे हम संतुलित करेंगे। तो हमारे पास जब इसको अभिक्रिया की गई तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमें संतुलित समीकरण इसको लिखना था। तो इसकी अभिक्रिया जब की गई तो हमारे पास तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना, लेकिन हमें ये संतुलित करना है। तो अभी हमारे पास समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है। तो हम पहले लिख लेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर बेरियम एक है, इधर भी बेरियम हमारे पास एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। तो हम क्लोरीन 2 करने के लिए हम यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस थोड़ा कम होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये इसको हम 2 लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा 2AlCl, 2AlCl इसका हो जाएगा। तो और ये जो है एक प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसके पहले मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी। तो बेरियम क्लोराइड था, तो ये जाकर यहाँ पर बेरियम था जो सल्फेट में आ चुका है, एल्यूमिनियम यहाँ पर आ गया है। तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। इसको भी आप जानकारी के लिए आपके मैंने बता दिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है, इसको संतुलित करना था। तो यहाँ पर मैंने 2AlCl कर दिया, तो हमारे समीकरण भी संतुलित हो चुका है। अब हमारे पास तीसरा है सोडियम की, जब हम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आता है। तो इसका हम कैसे समीकरण लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। सोडियम का हमारे पास होता है प्रतीक Na प्लस जल का जब हम क्या कराते हैं H2O होता है जल का सूत्र। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है यानी कि NaOH आता है, और हमारे पास हाइड्रोजन H2 गैस है वो आती है। तो इसको हम कैसे समीकरण को संतुलित करेंगे, तो हमारा ये हो गया समीकरण। अब हम समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, किस प्रकार से, इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर यहाँ तक आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए यहाँ पर सोडियम है कि सोडियम यहाँ पर 2 है, और जो H2 है यहाँ पर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 1 और 2 1 3 यहाँ पर हो चुका है, हाइड्रोजन 2 ही था। तो अब हम इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 2 4 हो जाएगा, और जो सोडियम है वो भी 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हमको यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास मिलकर हो गया 4, तो यहाँ पर भी हम इसको 2 लिख देंगे। तो हमारे पास अब इधर भी अभिकारक में भी हमारे पास 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, और उधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन बचे। अब देखते हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितना बचा। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर भी O जो था वो 2 है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम हमारे पास यहाँ पर सब कुछ बराबर है, सिर्फ मैंने 2 लगा दिया है। तो हमारे पास अब जो है ये समीकरण ये बराबर हो चुका है, मतलब संतुलित हो चुका है समीकरण पूर्ण रूप से। तो इसको अब हम संतुलित समीकरण कह सकते हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स बनाना हो या तो वीडियो पॉज करके भी इसको आप नोट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कीजिएगा अपने फेयर कॉपी में या नोटबुक में, जहाँ भी आप बना रहे हो नोट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, तो ये देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का उत्क्षेप बनाते हैं।
तो हमें इसकी क्या करनी है कि अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। देखिए अवस्था के संकेतों के साथ मैंने आप लोगों को बताया था, बताना भूल गए थे मैं वहाँ पर जब मैं बता रहा था संतुलित करना समीकरण को। तो इसके जो हमारे पास पदार्थ दिए गए होते हैं उनको हम भौतिक संकेतों के भी हम उनके जो भौतिक संकेत होते हैं, जैसे कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, तो उनके भौतिक संकेत हैं, तो उन्हें भी हम लिखते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, तो यहाँ पर जान लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से आ चुका है हमारे पास कि अभिक्रियाओं के लिए संकेतों के साथ संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला हमारे पास जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन को हटा दिया जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्वेश्चन को हटा रहे हैं, तो अब इसका हम हल देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि जब हम जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जल में मिलाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। तो इसको हमें भौतिक संकेतों के आधार पर असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जब हम बेरियम क्लोराइड लिखेंगे तो बेरियम क्लोराइड को जल और सल्फेट सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड को जल में किया और सोडियम सल्फेट के विलयन, मतलब कि बेरियम क्लोराइड का जो होगा वो भी विलयन होगा और सोडियम सल्फेट भी एक विलयन के रूप में होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो बेरियम क्लोराइड बेरियम का हमारे पास होता है प्रतीक होता है Ba, बेरियम, और क्लोराइड का Cl2, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब देखिए बेरियम क्लोराइड यहाँ पर कहता है कि जल से जब क्या करता है कि जल में बेरियम क्लोराइड था सोडियम सल्फेट के विलयन, तो जल में जब है तो हमारे पास ये एक्वस के रूप में होगा, तो इसको हम AQ के रूप में व्यक्त करते हैं और ये भी हमारा AQ होगा। यही है हमारा भौतिक संकेत। AQ मतलब ठोस द्रव गैस में जो होता है यही हमारा भौतिक संकेत होता है। तो हमारा एक्वस है विलयन AQ। अब जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4। तो देखिए सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा। तो विलयन के लिए हम बता रहे हैं मैंने AQ रहेगा एक्वस, और बेरियम सल्फेट का अघुलनशील अवक्षेप बनता है। अघुलनशील मतलब जो घुलनशील नहीं होगा, मतलब जो घुल नहीं सकेगा। तो आप लोगों को पता है कि जो द्रव होगा वो किसी भी पदार्थ में घुल सकता है, तो जो होगा कि ठोस होगा वही नहीं घुल पाएगा जल में, तो वही अघुलनशील हो जाएगा। तो ये ठोस रहेगा, तो हम इसको यस के रूप यस से सॉलिड से व्यक्त करेंगे, सॉलिड हो जाएगा हमारा ये बेरियम सल्फेट सॉलिड, मतलब कि एक सॉलिड अवक्षेप बनेगा, ठोस अवक्षेप बनेगा। तो अब हम इसको संतुलित समीकरण, ये तो हमारा हो गया भौतिक संकेतन क्या था इसका। अब हम इसे हम संतुलित करेंगे। तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड और अन्य, तो बेरियम हमारे पास देखते हैं यहाँ पर एक ही बेरियम है क्लोराइड। अब हम देखेंगे क्लोराइड को। देखिए यहाँ पर हमारा बेरियम है, यहाँ पर भी बेरियम है। तो जो बेरियम के परमाणु हैं वो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में बराबर हैं, तो हमारा जो बेरियम है वो संतुलित है। अब हम देखेंगे क्लोरीन को। तो हमारा जो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर क्लोरीन के NaCl के पास एक ही परमाणु है। तो हम इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पर हम दो लगा लेंगे क्लोरीन। तो हमारा क्लोरीन 2 हो गया और सोडियम 2 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि अब इधर सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 हो चुका है। सल्फ़र यहाँ पर 1 था और सल्फेट यहाँ पर भी 1 है। तो अब हमारा जो समीकरण है ये संतुलित भी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। तो अब जो हमारा ये समीकरण बनकर आ चुका है, ये भौतिक संकेतन के आधार पर हमारा ये समीकरण संतुलित हो चुका है। तो जो उनकी अवस्था के संकेतन के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण हमें लिखना था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आशा करता हूँ उसका भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और साथ ही आप नोट्स में भी इसको लिख रहे होंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, मतलब जल में जब इसको घोला जाएगा
तो ये देखते हैं, आपको क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोर्ड में दिखा रहा हूँ, जिसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो मैंने पहले बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप लोगों के उसका स्क्रीनशॉट होगा। लेकिन तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आगे हम जब इसकी अभिक्रिया करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब जल में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, मतलब ये भी जल में रहेगा और ये भी जल में रहेगा, मतलब ये दोनों जो रहेंगे वो इक्वस रहेगा, विलयन रहेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका हमें लिखना है, इसका हमें अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतन के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। अब चलते हैं, इसको हम हल करने के लिए चलते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन था कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, तो देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमारे पास होता है NaOH हो जाएगा समीकरण। अब ये चूँकि विलयन है तो उसको हम यहाँ पर AQ लिख देंगे, यहाँ पर हमारा ये विलयन हो जाएगा। फिर इसकी जब अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मतलब कि HCl के साथ जब हम करते हैं, ये भी हमारा एक एक्वस है, विलयन है AQ। तो जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl का विलयन, मतलब ये भी एक्वस रहेगा और जल बनता है H2O। तो H2O तो एक्वस है ही। तो अब आप लोगों को इसका मैं समीकरण संतुलित कर रहा हूँ, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसका अब हम संतुलित समीकरण कैसे लेंगे कि हमारा भौतिक संकेतन हो चुका है हमारा। ये सब हमारे पास जितने भी पदार्थ दिए गए हैं वे सब एक्वस हैं, हमारे विलयन हैं। तो अब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जब विलयन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक विलयन से कराया गया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनकर आया। तो इसका हम संतुलित समीकरण किस प्रकार लिखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो इसका संतुलित समीकरण हमारे पास हो जाएगा। देखिए सोडियम का यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है। और अब फिर इसके बाद हमारे पास आता है OH, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 1 है और 1 1 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है। अब इसके बाद आता है क्लोरीन की बारी, तो क्लोरीन भी यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ 1 है। तो अभी तक तो हमारा ये समीकरण जो है वो संतुलित है, तो इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बार बार हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अब देखते हैं कि कोई और हमारा टॉपिक छूट रहा है कि नहीं, तो उसको हम बता रहे हैं। तो ये थे हमारे पास अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बार बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये करवा दिया। इसका मैंने एक अलग क्लास आज रखा था। तो अब हम इसका हमारे पास कुछ और प्रश्न हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमारे क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो उसे भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूँ। हमारे पास और क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ, मतलब यक्ष है जो कोई पदार्थ है, उसके विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो इस पदार्थ का हमें, जो यक्ष है पदार्थ है, उसका नाम हमें लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। और फिर लिखे गए यक्ष पदार्थ के साथ जल के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाए। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ही इसका डिस्कशन करूँगा। तो आशा करता हूँ अभी तक आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब चलिए हम इसका हल देखते हैं क्या होगा। दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन था कि किसी पदार्थ जो यक्ष है, उसके विलयन का उपयोग समय सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो ये हमारे पास हिंट दिया गया है कि वो कौन सा विलयन हो सकता है जिसका उपयोग हमें सफ़ेदी करने के लिए हम करते हैं। तो इसका उपयोग आप जानते हैं कि चूना जो होता है उसका उपयोग हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं।
तो चूना का जो सूत्र होता है उसे लिखना है आपको। तो उसे ही उसका नाम लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। तो इसने आपको हिंट दे दिया कि सफ़ेदी करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसकी ये बात कर रहा है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, हमारा चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसी की ये बात कर रहा है। तो हमारे पास जो यक्ष पदार्थ है उसका नाम हो जाएगा, हमारे पास नाम हो जाएगा, वो नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। CaCO3 इसका फार्मूला होता है या सूत्र होता है, सूत्र या फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में हमारे पास, कि यक्ष पदार्थ का नाम लिखिए तथा उसका सूत्र लिखिए। तो हमारा नाम हो गया ये कैल्शियम कार्बोनेट, सूत्र हो गया CaCO3। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था कि ऊपर जो हमारे पास जो पदार्थ था यक्ष, उसकी हमें जल के साथ अभिक्रिया करवानी थी। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ है, इसकी हम जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जो हमारा कैल्शियम CaCO3 है, CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका हम जल के साथ अभिक्रिया जब करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जो होगी हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगी। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है हमारी यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आया हमारे पास। जब मैंने CaCO3 मतलब कैल्शियम, इसका नाम लिख दें कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, यह है वाटर जल। तो जब मैंने इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे पास प्राप्त हुई। तो जो बुदबुदाहट के साथ हमारे पास, जब हम चूना को हम बाल्टी में घोलते हैं, मतलब जल में घोलते हैं, तो ये जो हमारे पास बुदबुदाहट सी एक गैस निकलती है ऊपर की ओर, वो हाइड्रोजन गैस ही होती है और कोई गैस नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और मेन जो चूना हमारे पास जो बचता है वो कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। तो यहाँ पर इसका जल के साथ अभिक्रिया हमारे पास ये इसकी संपन्न हो चुकी है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका, देखें हमारे पास समीकरण जो है संतुलित है कि नहीं। तो कैल्शियम यहाँ पर एक था, कैल्शियम हमारे पास एक है, ये था हमारे पास कार्बन भी एक था, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 1 4 थे और ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास अभी 2 है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन हम यहाँ पर हमारे पास, और कहाँ से आ सकता है ऑक्सीजन, तो वैसे हमारा ये समीकरण जो यहाँ तक है अभी तक हमें संतुलित है। यहाँ पर हम कैल्शियम O2 अगर लिख देंगे तो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास जो समीकरण बन चुका है यही हमारे पास समीकरण आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम जल के साथ करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्राप्त होती है। तो ये थे क्वेश्चन हमारे पास। अब हम आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी दोस्तों के पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचता रहे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे मेरी वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट नेक्स्ट